जय श्री राधे फ्रेंड्स। वह फायर करने ही वाला होता है कि फटाक से ऐना उसका हाथ पकड़कर गन को आसमान की तरफ कर देती है। जबरदस्त फायर की आवाज सुनकर वो आदमी आंखें बंद करके जान की भीख मांग रहा था। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ऐना एकदम से कबीर का हाथ ऊपर कर देती है, जिससे बंदूक से चलने वाली गोली आसमान में चलती है और एनवायरमेंट में एक तेज आवाज होती है। इतनी तेज गोली चलने की आवाज सुनकर जिस आदमी के सर पर अंगूर रखा है वह बेहोश होकर गिर जाता है। ऐना गुस्से में कबीर को देखती है, फटाक से उसकी गोद से अलीशा को नीचे उतारती है। उसके बाद वह कबीर की आंखों में आंखें डालकर गुस्से भरी आवाज में चिल्लाकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची से ये हरकत करवाते हुए तुम क्या इसे भी अपनी तरह बनाना चाहते हो? कबीर कोई रिएक्ट नहीं करता, वह बस चुपचाप देखता है। ऐना अलीशा की तरफ देखकर बोली, और तुम्हें पता है ना कि यह गन है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। अगर गोली किसी को लग जाए तो उसकी जान जा सकती है। क्या तुम भूल गई? इसी गन से इस डेविल ने मुझ पर गोली चलाई थी। ऐना की बात सुनकर अलीशा बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ी रहती है और अपने सर को झुका लेती है। तभी गौतम और नम्रता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐना कबीर की तरफ देखकर उसे घूरते हुए बोली, देखो कबीर, इन सब चीजों में अलीशा को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वह छोटी बच्ची है और ये गन है जो तुम उससे चलवा रहे हो, कोई खिलौना नहीं है। ये बच्चों के लिए नहीं है। कबीर ने अपनी गन को देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा? जो इसे थाम कर चलाना सीख जाए यह उसी के लिए है, और वैसे भी लड़कियों को भी गन चलानी आनी चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ऐना अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेती है। वह नम्रता की तरफ देखकर बोली, नम्रता यहाँ आओ। नम्रता तुरंत भागकर ऐना के पास आकर खड़ी हो जाती है। ऐना नम्रता से बोली, अलीशा को लेकर अंदर जाओ। नम्रता बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सर हिलाती है और अलीशा का हाथ पकड़कर उसे बंगले के अंदर लेकर जाने लगती है। अलीशा भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। ऐना कबीर की तरफ देखकर बोली, तुम्हें यह सब कुछ मजाक लगता है ना? यह सब कुछ खेल लगता है ना तुम्हें? यह गन चलाना, लोगों को मारना, तुम्हारे हाथ हल्के से भी नहीं कांपते? तुम इंसान हो या नहीं? कबीर थोड़ी सी अनोइंग फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी गन को लेकर अपना सर खुजाने लगता है और फिर ऐना से कहता है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा भी कौन सा बड़ा पाप कर दिया? मैंने अलीशा के साथ खेल ही तो रहा था। इस पर ऐना और भी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाती है, तुम उसके साथ खेल नहीं रहे थे, तुम उसके हाथों से भी एक मर्डर करवाने वाले थे, जैसे तुमने मेरे हाथों से करवाया। वह मर्डर जो कबीर ने ऐना के हाथों से क्लब में करवाया था, उसके बारे में सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐना टेबल पर पड़ी हुई गन उठाती है। लड़कियों को गन चलाना आना चाहिए, यही बोल रहे थे ना तुम? चलो मैं भी सीख लेती हूँ गन चलाना, तुम्हारी खोपड़ी उड़ाकर। यह बोलकर ऐना उस बंदूक को उठाकर कबीर के माथे से लगा देती है। गौतम तुरंत 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन कबीर के आंखों के इशारे से वो वहीं रुक जाता है। कबीर के होठों पर हल्की सी तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। वह ऐना की आंखों में इतना पैशनेटली देख रहा था कि जैसे अभी उसे खा जाएगा। कबीर ऐना की आंखों में देखते हुए बोला, ट्रस्ट मी स्वीट हार्ट, इट्स बैड मूव। भूल गई अपनी पनिशमेंट जो मैंने तुम्हें तब दी थी जब तुमने मुझे थप्पड़ मारे थे? उस वक्त मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी, याद है ना? ऐना को वह पल याद आता है जब उसने कबीर को एक के बाद एक चांटा जम कर मारा था और कबीर उसे उठाकर बेडरूम में ले गया था। फिर उसके साथ उसने जो किया था, माय गॉड। और उसके साथ ही उसने वार्निंग भी दी थी कि अगली बार अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की वह बीच में नहीं रुकेगा, वह अपनी लिमिट्स को क्रॉस ही कर ही रहेगा। उस लम्हे को याद करके अचानक ही ऐना का गला सूख जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके चेहरे की इस अजीब सी बेचैनी को कबीर अब साफ साफ देख पा रहा था और देखकर उसे काफी मजा भी आ रहा था। ऐना इरिटेट होकर उस गन को टेबल की तरफ फेंक देती है। फिर वह कबीर को वार्निंग देते हुए कहती है, देखो कबीर, तुम्हें जो करना है वह करो, आई डोंट केयर, लेकिन अलीशा बच्ची है, उसे यह सब गंदगी मत सिखाओ। यह बोलकर ऐना वहां से बिना मुड़े चली जाती है। ऐना जब तक कबीर की आंखों के सामने से गायब नहीं हो जाती तब तक कबीर बड़ी ही नटखट तरीके से उसे देखता रहता है। उसके होठों पर एक मुस्कान भी थी, एक छोटी सी तिरछी सी मुस्कान जो उसके लुक को और भी ज्यादा निखार रही थी। ऐना के चली जाने के बाद कबीर बेहोश पड़े उस आदमी की तरफ देखता है, फिर अपने गार्ड से कहता है, बाहर फेंक दो इसे, और अगली बार ऐसी कोई भी हरकत करे तो मेरे पास लाने की जरूरत नहीं, वहीं पर उसकी खोपड़ी उड़ा देना। उसके बाद गार्ड्स उस आदमी को लेकर वहां से चले जाते हैं। घर में शुभी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। वह टीवी देख रही थी, पर टीवी देखने में उसका आज ज्यादा मन नहीं लग रहा था। उसने बुक्स भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं पढ़ पा रही थी और ना ही फोन में टाइम पास कर पा रही थी। वह उठकर इधर उधर टहलती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी थकान और बेचैनी दिखाई देने लगती है। शुभी के पेट पर गुड़गुड़ की आवाज आती है, अरे यार, मैंने फास्ट तो रख लिया, पर मुझे पता नहीं कि फास्ट रखना इतना मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे भूख के मारे अभी चक्कर आ जाएंगे मुझे। घर की एक नौकरानी शुभी के पास आकर बोली, मैडम खाना तैयार है। खाने का नाम सुनकर ही जहां शुभी की आंखों में चमक आ जाती है, वहीं एक रियलाइज करके उसका मुंह लटक जाता है कि वह नहीं खा सकती, पर
पूछ तो सकती है, वैसे क्या बना है खाने में? शुभी नौकरानी से पूछती है तो नौकरानी जवाब देती है, आज खाने में पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता बना है। मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई। और हाँ, आज समायरा बेबी की खास फरमाइश पर मूंग दाल हलवा भी बना है। अचानक नौकरानी की बात सुनकर शुभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से लाड इकट्ठा होने लगती है और वह उसे गटक लेती है। ओ माय गॉड, ऐसा खाना तो उसके घर में रोज ही बनता है, पर आज उस खाने का नाम इतना लजीज क्यों लग रहा है कि बार बार उसे अपना सलाइवा गटकना पड़ रहा है। शुभी नौकरानी से बोली, ठीक है, तुम खाने के लिए प्लेट लगा दो समायरा के लिए। वह नौकरानी शुभी की तरफ देखकर बोली, और मैडम आपकी प्लेट? यह सुनकर एक बार फिर से शुभी बेचारा सा मुंह बना लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, मेरी प्लेट, अब मैं क्या करूं? इतना लजीज खाना बना है पर मैं खा नहीं सकती। शुभी, कंट्रोल करो अपने आप पे, तुम एक दिन भूखा नहीं रह सकती? डिस्कस्टिंग, इतना क्या प्यार है खाने से प्यार क्यों नहीं होगा? खाना तो मेरी जिंदगी है, भला खाने के बिना कोई जीना है? लेकिन एक दिन की तो बात है, कल पेट भर के खाऊंगी। हाँ, आज मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। शुभी एक गहरी सांस लेकर अपनी हिम्मत को बटोर कर कंट्रोल करती है। फिर नौकरानी से कहती है, नहीं, बस एक ही प्लेट लगाओ, मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर में सुबह खाने की प्लेट लेकर समायरा के कमरे में बैठ जाती है। समायरा अपने छोटे से टेडी बियर के साथ खेल रही थी। शुभी अपने हाथों से समायरा को खाना खिला रही थी। सैम बाद में खेल लेना, पहले खाना खाओ ना प्लीज। टेडी बियर को नीचे रखकर शुभी के हाथों से खाना खाने लगती है। वह एक एक निवाला ऐसे खा रही थी ऐसे पता नहीं उसने क्या खा लिया। अमेजिंग, वाओ, आज खाना तो बहुत अच्छा बना है। समायरा खाने की तारीफ करती है। शुभी समायरा से बोली, सीरियसली? समायरा हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, हाँ बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ ना। समायरा खाने की प्लेट से थोड़ा सा खाना लेकर शुभी के मुंह की तरफ बढ़ाती है, पर शुभी मना कर देती है, नहीं मैं नहीं खा सकती। शुभी की बात सुनकर समायरा ने कहा, क्यों नहीं खा सकती? खाओ ना, बहुत अच्छा बना है, प्लीज ना, खाओ ना, एक चम्मच खाओ। वह जबरदस्ती खिलाने लगती है पर शुभी के मुंह से निकल जाता है, नहीं समायरा, मैं नहीं खा सकती, आज मेरा व्रत है। अचानक शुभी के मुंह से व्रत का नाम सुनकर समायरा कंफ्यूज होकर, व्रत? कैसा व्रत? और ये व्रत क्या होता है? शुभी अचानक रियलाइज करती है कि उसने क्या बोल दिया। फिर वह समायरा से बोली, मेरा मतलब मैं डाइटिंग कर रही हूँ पतला होने के लिए, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम खाओ ना। इस बात पर समायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन तुम तो पहले ही इतनी पतली हो, डाइटिंग क्यों कर रही हो? शुभी ने समायरा से कहा, सैम अब चुपचाप खाना खा लो ना प्लीज, फिर तुम्हें दवाई भी देनी है। समायरा चुपचाप अपना सर हिलाकर खाना खाने लगती है। अगस्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जिन्हें पढ़कर वह साइन कर रहा था। तभी अचानक उसका असिस्टेंट कैबिन में आता है, सर यह लीजिए, यह ठीक हो गया है। अगस्त सर उठाकर देखता है तो उसके असिस्टेंट के हाथ में वीडियो कैमरा था। वो वही वीडियो कैमरा था जिसे समायरा वीडियो बना रही थी। वो टूट गया था और अगस्त ने उसे रिपेयर होने के लिए बोल दिया था। अगस्त वह कैमरा लेता है और फिर उसका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। अगस्त आराम से कुर्सी पर पीठ लगाकर बैठ जाता है और उस कैमरे को देखता है। फिर वह उसके अंदर जो भी फुटेज मौजूद थी उसे देखने लगता है। फुटेज चलाकर अगस्त समायरा की रिकॉर्डिंग की हुई सारी वीडियोस आराम से देखता है। ऐसे ही देखते देखते अगस्त वह वीडियो भी देखने लगता है जब वह शुभी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और झूले पे झूल रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगस्त ने प्यार से अपने हाथों से बालों को पीछे किया और कुछ देर तक वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अगस्त बार बार इस सीन को रिप्ले करके देखता है। उसे यह सीन वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके होठों पर इसे देखकर मुस्कान आ जाती है। समायरा घर में इधर उधर खेल रही थी, तभी सफाई करते वक्त कुछ नौकरानियों का उस पर ध्यान जाता है। एक नौकरानी को जरा से चक्कर आने लगते हैं तो दूसरी ने संभालते हुए कहा, अरे आराम से, तुम ठीक तो हो ना? जिस नौकरानी को चक्कर आ रहे थे उसने कहा, हाँ ठीक तो मैं हूँ, बस आज मेरा व्रत है ना, इसलिए कुछ खाया नहीं है तो सुबह से थोड़े चक्कर आ रहे हैं। अचानक व्रत का नाम सुनकर समायरा कंफ्यूज हो जाती है और उसे याद आता है कि आज शुभी का भी तो व्रत है। समायरा उनके पास जाकर बहुत मासूमियत से पूछती है, क्या तुम भी पतला होने के लिए व्रत कर रही हो? वह नौकरानी कंफ्यूजन में समायरा की तरफ देखती है, पतला होने के लिए व्रत? पतला होने के लिए व्रत? नहीं तो मैडम, ऐसा कुछ नहीं, आज करवा चौथ का व्रत है इसलिए हमने व्रत रखा है, पतला होने के लिए नहीं। पतला होने के लिए तो डाइटिंग करते हैं, व्रत अलग चीज होती है। सुनकर समायरा थोड़ी सी हैरान और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। डाइटिंग और व्रत एक नहीं होते। नौकरानी ना में अपना सर हिला देती है, नहीं समायरा,
पूछती है तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, व्रत क्या होता है। वह नौकरानी समायरा को बताती है, व्रत वह होता है जब हम पूरे दिन भूखे रहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं। आज करवा चौथ का व्रत है और यह व्रत हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है। इस पर समायरा हल्का सा सर हिला देती है। अच्छा, हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए इस व्रत में क्या होता है। नौकरानी बताती है, इस व्रत में एक औरत पूरा दिन भूखा रहती है, फिर रात को जब चांद निकल के आता है तो अपने पति के साथ पूजा करती है और उसके हाथों से पानी पीती है और खाना खाती है, तभी उसका व्रत पूरा होता है। तो समायरा फिर से पूछा, रात को चांद निकलने के बाद तक क्या कुछ भी नहीं खा सकते। नौकरानी ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते। यह बोलकर नौकरानी चली जाती है। पर समायरा सोचती है, शुभी ने कहा था कि उसका व्रत है, क्या उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन उसका हस्बैंड कौन है। तभी मदन काका वहां से गुजर रहे थे, जिसे देखकर समायरा तुरंत उसके पास भागकर जाती है। मदन काका, मदन काका। मदन काका समायरा की तरफ पलटकर देखते, अरे समायरा बेबी। समायरा मदन काका से पूछती है, काका शुभी का हस्बैंड कौन है। अचानक समायरा के मुंह से यह बात सुनकर मदन काका थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्या, पर तुम यह क्यों पूछ रही हो। समायरा ने कहा, बताइए ना काका, शुभी का हस्बैंड कौन है, उसने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। समायरा की बात सुनकर मदन काका थोड़े हैरान होते हुए सोचने लगते, आज शुभी बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है। फिर मदन काका समायरा की तरफ देखकर बोले, उनके हस्बैंड तो तुम्हारे भैया ही हैं। मदन काका की बात सुनकर समायरा सोचते हुए बड़बड़े, अच्छा तो मतलब सुभी ने अगस्त भैया के लिए व्रत रखा है। उसके बाद समायरा ने कहा, ओके काका। उसके बाद वह भाग जाती है वहां से खेलने के लिए। समायरा गार्डन में आकर अपनी डॉल को लेकर बेंच पर बैठ जाती है और फिर उसके साथ खेलने लगती है, इस बात से बेखबर कि उसे दो आंखें उस पर जमी हुई थी। कहीं दूर छुपा हुआ कोई इंसान समायरा पर नजर रखे हुए था। समायरा इस वक्त वहां पर अकेली थी, उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वह इंसान अपनी गन निकालता है और कोने में छुपकर समायरा पे पॉइंट आउट कर देता है। उस गन में साइलेंसर लगा हुआ था और वह इंसान बहुत डार्क आंखों से समायरा की तरफ देखकर उस गन से निशाना लगा रहा था। कुछ सेकंड तक वह समायरा की खोपड़ी पर ठीक से निशाना लगाता है, उसके बाद वह फायर कर देता है। समायरा के हाथ से अचानक डॉल नीचे गिर जाती है, तो समायरा जब उसे उठाने के लिए झुकती है तो गोली उसके सर के ऊपर से जाकर एक पेड़ पर लग जाती है। वह आदमी फ्रस्ट्रेशन में सामने की दीवार पर मुक्का मारता है। वह दूर कहीं छिपा हुआ था, लेकिन उसकी गन से वह समायरा को काफी करीब से देख सकता था और उस पर निशाना लगाकर फायर भी कर सकता था। वह अगला निशाना लगाने के लिए जैसे ही तैयार होता है, वैसे ही अचानक सुबह समायरा के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वह आदमी गोली चलाने से रुक जाता है। सैम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं अंदर कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। समायरा सुबह की तरफ देखकर बोली, शुभी यहाँ आओ ना, तुम भी मेरे साथ खेलो ना। शुभी ने समायरा से कहा, नहीं सैम, यहाँ पर नहीं, और तुम अंदर चलो, ऐसे बाहर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखो यहाँ पर कितनी धूप है, चलो अंदर चलते हैं। वह समायरा का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाती है। वह शूटर जो कि समायरा को शूट कर रहा था, समायरा के चले जाने से गुस्से में दीवार पर लात और हाथ मारता है, फिर कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है कि वह अपना काम नहीं कर पाया। दूसरी तरफ से तुषार जब उस आदमी से यह सुनता है कि वह समायरा को नहीं मार पाया, तो वह गुस्से से सामने रखी टेबल पर लात मारता है। डैम इट, यह लड़की किस मिट्टी की बनी है, मरने का नाम ही नहीं ले रही, हर बार बच जाती है, पर कब तक बचेगी। किसी दिन तो उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ेगी और उस दिन यह खत्म होके रहेगी। फिलहाल उस हरामी की औलाद का मुंह खुलवाना जरूरी है, उसके पास जाना होगा। थोड़ी देर में तुषार उस कमरे में चलकर आता है जहां पर पीयूष को कैद करके रखा गया था। वो आता है जहां पर पीयूष को कैद करके रखा गया था। बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। दरवाजे के बाहर गार्ड्स की लाइन लगी हुई थी। वह अंदर जाकर देखता है कि पीयूष हमेशा की तरह बहुत बुरी हालत में जंजीरों में बंधा हुआ घुटनों के बल सर झुकाकर खड़ा हुआ था। पीयूष को देखकर तुषार के होठों पर शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। पीयूष मेरे दोस्त, तो कैसी चल रही है तहकीकात, अब तक कुछ उगला या नहीं, कितना टॉर्चर हो गया यार, अब तो बोल भी दो। यह बोलते बोलते तुषार पीयूष के पास आता है और जैसे ही उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ने वाला होता है, अचानक से पीयूष उस पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन को अपने हाथों के बीच में दबोच लेता है। अचानक पीयूष की इस हरकत से तुषार की आंखें फट जाती हैं। पीयूष उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच लेता है। तुषार अपनी पूरी ताकत से के साथ अपनी गर्दन छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि वह पीछे की तरफ पीयूष को बहुत लाते भी मारता है, छटपटाता है, हाथों से उसे खरोसता भी है, लेकिन पीयूष के हाथों की बाजू, उसकी पकड़ उसकी गर्दन पर मजबूत होती ही जा रही थी। तुषार की आंखें जैसे बाहर निकलने को हो गई थी और उसकी किसी भी वक्त सांस रुकने वाली थी। चेहरे पर पसीना पसीना आ गया था। पीयूष की आंखों में इस वक्त खून उबल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका गुस्सा उसकी नसों में उबलते हुए खून के रूप में साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज बड़ी मुश्किल से इस इंसान की गर्दन हाथ में आई है। वह इसे नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसके प्राण ना निकल जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तुषार बहुत कोशिश करता है पर छुड़वा नहीं पाता। इतने में ही गार्ड्स को तुषार
के झटपटाने की आवाज आती है, कुछ हलचल की आवाज आती है, तो वह भागकर अंदर आते हैं और वह जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती है। कम से कम 6 से 7 गार्ड पीयूष के पास आते हैं और उसे तुषार से दूर करने लगते हैं, लेकिन उन 6-7 गार्ड्स पर पीयूष की ताकत भारी पड़ने लगी थी। वह तुषार की गर्दन तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक कि उसकी सांस ना निकल जाए और गर्दन ना टूट जाए। तुषार की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो कि सारा खून उसकी आंखों में उतर आया हो और किसी भी वक्त उसकी सांसें बंद होने वाली हो। बुरी तरह से छटपटा रहा था। सारे गार्ड्स दोनों को अलग करने में लगे हुए थे। सबके सब पीयूष को जोर जोर से लात मारते हैं, लेकिन पीयूष तुषार की गर्दन छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फाइनली एक गार्ड लोहे की रॉड उठाता है और पीयूष के सर पर जोर से मारता है। अचानक इस हमले की वजह से पीयूष का सर जोर से घूम जाता है और उसके हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। गार्ड तुरंत उसके हाथों से तुषार को निकाल कर दूर ले जाते हैं। तुषार बुरी तरह से खांसने लगता है। उसने तो लगभग यमराज के दर्शन कर ही लिए थे। अगर उसे छुड़ाने में गार्ड्स को 1 मिनट भी देरी हो जाती तो अब तक तो उसकी लाश पड़ी होती, वह भी टूटी हुई गर्दन के साथ। एक गार्ड तुषार से बोला, सर आर यू ऑल राइट? पीयूष के सर से खून निकलने लगता है और धीरे धीरे वह बेहोश हो जाता है। तुषार तेज-तेज सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी सांसें लगभग रुक चुकी थी। फाइनली कुछ मिनट के बाद जब वह थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो अपनी गर्दन को मसलते हुए पीयूष की तरफ गुस्से में देखता है। पीयूष बेहोश हो चुका था। उसे चेक करो, कहीं यह मर तो नहीं गया, यह मरना नहीं चाहिए, चेक करो जल्दी से। तुषार तुरंत गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है। गार्ड्स फटाफट पीयूष के पास जाकर चेक करने लगते हैं। नहीं सर, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। एक गार्ड ने नब्ज चेक करते हुए कहा। तुषार तेज-तेज सांसों के साथ बोला, गुड, यह मरना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, इसकी जान बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जिंदा रखो इसे, साला कमीना कहीं का। उसके बाद तुषार गुस्से में वहां से चला जाता है। अगस्त घर में आता है और अंदर आने के बाद वह सीधा समायरा के कमरे में चले जाता है। वहां पर देखता है कि समायरा ढेर सारे पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को सामने टेबल पर रखकर मूवी एंजॉय कर रही थी। उसने ज्यादातर खाना तो नीचे गिरा दिया था, कपड़ों पर गिरा दिया था और खाकर एंजॉय भी कर रही थी। अगस्त अंदर आकर देखता है तो उसे सुबह कहीं पर दिखाई नहीं देती। समायरा के पास आकर अगस्त अपने हाथों में पकड़े हुए कैमरे को उसे देते हुए बोला, सैम यह देखो तुम्हारा कैमरा ठीक होकर आ गया है। समायरा जब अपने कैमरे की तरफ देखती है तो वह खुशी से तुरंत कैमरे पर लपकती हुई बोली, सच में थैंक यू भैया। समायरा कैमरे को खोलकर देखना चाहती है और देखने लगती है। अगस्त फिर भी इधर उधर नजर मारता है, लेकिन उसे सुबह कहीं पर दिखाई नहीं देती। तो वो समायरा से पूछने लगता है, शुभी कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। समायरा ने अपने कमरे में देखते हुए कहा, पता नहीं, वह बाहर गई है। उसने बोला था कि वह थोड़ी देर में आ जाएगी और जब तक नहीं आती तब तक मैं आराम से मूवी देखूं। जब तक मेरी मूवी खत्म हो जाएगी तब तक वो लौट आएगी। यह सुनकर अगस्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। शुभी बाहर गई है? फिर वह फाइनली कहता है, ओके एंजॉय योर मूवी। फिर अगस्त अपने कमरे में चला जाता है, नहा धोकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लेता है और फिर आराम से बिस्तर पर बैठकर अपने लैपटॉप को खोलता है। नीचे शुभी थोड़ी देर में घर में एंट्री करती है। उसने कुछ थालियां पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ सामान था। शुभी ने करवा चौथ का थोड़ा सा सामान लिया था, उसकी शॉपिंग की थी। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन नौकरानी को अपने पास बुलाकर करवा चौथ का सामान पूछा था। फिर उसने नौकरानी से सारा प्रोसीजर पूछा। उसने यह भी कहा कि किसी को कुछ बताए ना। उस नौकरानी के कहने पर वह करवा चौथ की रात की पूजा का थोड़ा सामान शॉपिंग करके ले आई थी। सुबह नहीं चाहती थी कि अगस्त को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए वह यह सब कुछ चुपके चुपके करना चाहती थी। वह घर में एंट्री करती है और समायरा के पास जाकर देखती है कि अब वह फिल्म देख रही है। शुभी को देखकर समायरा ने कहा, शुभी आ गई, तुम भैया पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, यह देखो मेरा कैमरा ठीक होकर आ गया। समायरा अपना कैमरा शुभी को दिखाती। शुभी आगे आकर बोली, अगस्त घर पर लौट आए? समायरा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर वह समायरा से बोली, ठीक है, तुम आराम से अपनी मूवी एंजॉय करो। उसके बाद वह कमरे से चली गई और सीधा ऊपर कमरे में जाने लगी। वह सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसे अगस्त की आवाज सुनाई देती, शुभी। अगस्त की आवाज सुनकर शुभी के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वह सामान पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत बनाकर उसे थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेती है। पीछे अगस्त खड़ा शुभी को देख रहा था। शुभी अपने फेस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती है और पलटकर अगस्त की तरफ देखती है। अगस्त शुभी के पास आकर बोला, कहाँ गई थी तुम? शुभी ने अपनी आंखों को हल्का सा सुकेड़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कहीं पर भी जाऊं तुमसे मतलब? अगस्त ने कहा, हाँ तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तो बस। अगस्त इतना ही बोलता है कि शुभी अगस्त को अपना हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा करती है। उसका इशारा देखकर अगस्त
के गले से आगे शब्द ही नहीं निकलते। सुबी अगस्त से बोली, देखिए मिस्टर अगस्त राव, खबरदार अगर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो तुम अपने काम से काम रखो। तुम कहीं भी जाते हो, किसी के साथ भी कुछ भी करते हो, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ क्या? नहीं ना, तो मुझसे भी मत पूछो। अगस्त जानता था कि शुभी गुस्से में है। उसकी आवाज में गुस्सा, नाराजगी झलक रहा था। लगता है वो अब तक किस वाली फोटो को देखकर नाराज है। अगस्त शुभी से बोला, शुभी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर एटलीस्ट मुझे कुछ बोलने तो दो। शुभी ने अगस्त से कहा, क्या बोलोगे तुम? हैं? और क्या तुम्हारे पास है बोलने के लिए? मेरा कोई मूड नहीं है इस वक्त तुम्हारी कोई भी फालतू की बकवास सुनने में। मैं थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। और हाँ, बाहर से खाना खाकर आई हूँ तो मुझे डिनर के लिए मत बुलाना प्लीज। यह बोलकर वह सीधे अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। अगस्त सुबह से बात करना चाहता था, लेकिन वह सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी, अजीब बिहेव कर रही थी। रात को अगस्त समायरा के साथ बाहर डिनर के लिए आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर शुभी के कमरे की तरफ थी। शुभी ने कहा कि वह डिनर नहीं करेगी, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह डिनर नहीं करेगी, बाहर से खा के? ये क्या मतलब है? अभी तो कितना टाइम हो गया उसे बाहर का खाना खाए हुए। अगस्त बहुत अच्छी तरह से जानता था कि शुभी को हर घंटे भूख लगती है। ऐसे कैसे वो भूखी रहेगी? अगर अब नहीं है तो रात को तो लग जाएगी ना। अगस्त फाइनली यह डिसाइड करता है कि वह शुभी को खाने के लिए बुलाने जाएगा और समायरा को वहीं टेबल के पास छोड़कर शुभी के कमरे की तरफ जाता है। वह कमरे से बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। शुभी अंदर जो कि पूजा की तैयारी कर रही थी, अचानक दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ओह माय गॉड, इस वक्त कौन आ गया? मैंने कहा था कि मुझे डिनर नहीं करना, मुझे कोई भी बुलाने नहीं आए। लोगों को भी समझ में नहीं आता। शुभी फटाफट से अपनी थाली को और पूजा का जितना भी सामान होता है सबको उठाकर अलमीरा में रख देती है और उसे बंद कर देती है और दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि दरवाजे के पास अगस्त खड़ा हुआ है। शुभी भी थोड़ी अनोइंग आवाज में बोली, क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने कहा था ना कि मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। अगस्त शुभी से बोला, डिनर के लिए बुलाने आया हूँ, चलो डिनर कर लो। शुभी ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं खाना। शुभी ने यह बोल तो दिया था कि उसे भूख नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर भूख के मारे उसका पेट जैसे सिकुड़ गया था, बार बार आवाज कर रहा था। अब तो उसे भूख के मारे चक्कर भी आने लगे थे, पर फिर भी वह कंट्रोल किए हुए थी। अब जहाँ हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल ही जाएगी। जहाँ पूरा दिन भूखे रहकर निकाल लिया, वहाँ कुछ घंटे ही सही, चांद निकलने के बाद तो उसे खा ही लेना है। अगस्त अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखकर फिर शुभी की तरफ देखकर बोला, तुमने यह बात मुझे 4 घंटे पहले कही थी। उस बात को 4 घंटे बीत चुके हैं और तुम्हें खाना खाते हुए शायद 5 या 6 घंटे बीत चुके होंगे। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें भूखा रहने की आदत नहीं। देखो, अगर तुम मेरी वजह से नीचे खाना खाने नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, मैं चला। वह इतना ही बोलता है कि तभी शुभी बोल पड़ती है, क्यों अपने आप को इतनी खास इम्पोर्टेंस देने लगे हो? मेरे को जब खाना होगा तो मैं खा लूंगी, समझे तुम? प्लीज बार बार मेरे सामने खाने का नाम मत लो। मैं नहीं खा रही हूँ, इसका मतलब मुझे भूख नहीं लगी है और मैं तुम्हारी वजह से क्यों नहीं आऊंगी नीचे अगर मुझे भूख। शुभी इरिटेट हो जाती है क्योंकि एक तो उसे वाकई में जबरदस्त की भूख लगी थी, ऊपर से अगस्त बार बार डिनर का नाम लेकर उसकी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था और उसे इरिटेट कर रहा था। अचानक सुबह की इस हरकत, ऐसे बिहेव से अगस्त कंफ्यूज हो जाता है कि इसे क्या हो गया, यह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। शुभी दरवाजा बंद कर लेती है। अगस्त कुछ सेकंड के लिए वहीं पर खड़ा रहता है, उसके बाद इरिटेट होकर वो भी वहां से चला जाता है। भाड़ में जाए, खाना होगा तो खा लेगी। शुभी दरवाजा बंद करने के बाद कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है, उसके बाद वह जाकर अलमीरा खोलती और सामान को बाहर निकालकर बिस्तर पर रख देती। शुभी बड़े ही अजीब इमोशन के साथ उस सामान को देख रही थी। यह उसका पहला करवा चौथ था। आज से पहले उसने कोई भी व्रत नहीं रखा था और देखो कैसे रखना पड़ रहा है उसे करवा चौथ का व्रत, वह भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसके साथ उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसका डाइवोर्स हो चुका है, उनके बीच की शादी कोई मायने नहीं रखती, तो वह क्यों उसके लिए व्रत रख रही है। क्या इस डर की वजह से कि अगर उसने व्रत नहीं रखा तो अगस्त को कुछ हो जाएगा, पता नहीं। लेकिन आज भी शुभी के दिल की गहराइयों में कोई सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था उस इंसान के लिए। बचपन से लेकर हमेशा से ही अगस्त ने शुभी को बच्चे की तरह पाला है, उसका ख्याल रखा है, उसे सर पर चढ़ाकर रखा है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। उसने और समायरा में कभी भी फर्क नहीं किया और दोनों जो कि कुछ भी चाहिए होता था उनका मुंह खुलने से पहले ही उनके सामने हाजिर होता था। दुनिया में शुभी पीयूष के बाद अगर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी तो वह अगस्त था। वह बात अलग है कि गलतफहमी का शिकार होकर अगस्त ने उसे बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा।
उसने जितना बुरा बिहेव उसके साथ किया है वह सोचकर भी शुभी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है। पर चाहे जो भी कुछ हो, यह बात भी गलत नहीं है कि समायरा और अगस्त भी उसकी फैमिली का ही हिस्सा थे और शायद रहेंगे। अगस्त समायरा के साथ उसके कमरे में था। समायरा बिस्तर पर लेटी हुई थी और अगस्त प्यार से उसके बगल में लेटकर उसके बालों को सहला रहा था। इस वक्त अगस्त के दिमाग में शुभी का अजीब बिहेवियर भी चल रहा था और कुछ और भी बातें चल रही थी। पीयूष को ढूंढने से रिलेटेड, कुछ कबीर से रिलेटेड, काफी सारी खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग में। वह ख्यालों में खोया हुआ था। समायरा अगस्त की तरफ देखकर बोली, भैया आप मेरी शादी कब करवाओगे? मुझे भी एक हस्बैंड चाहिए। समायरा की बात सुनकर अगस्त थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखता है। क्या, यह क्या बोल रही हो तुम? समायरा एकदम से उठकर बैठ जाती है और अगस्त से कहती है, हाँ मुझे भी एक हस्बैंड चाहिए। उसके बाद मैं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी जैसे सुभी ने आपके लिए रखा है, बिल्कुल वैसे ही, बहुत मजा आएगा। समायरा की बात सुनकर एकदम से अगस्त की आंखें बड़ी हो जाती है। करवा चौथ का व्रत? शुभी ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? अगस्त समायरा से बोला, यह तुम क्या बोल रही हो? शुभी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, तुम्हें कैसे पता? समायरा ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, शुभी ने बताया था कि उसने व्रत रखा है और फिर मैंने घर में काम करने वाली एक दीदी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि आज करवा चौथ का व्रत है और यह व्रत औरतें रखती हैं अपने हस्बैंड की लॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए। मदन काका ने मुझे बताया कि आप शुभी के हस्बैंड हो। आप उनके हस्बैंड हो क्या? क्या शुभी ने आपके लिए व्रत रखा है? रात के वक्त नौकरानी के बताए जाने पर शुभी मोबाइल में देखती है और नहा धोकर तैयार होकर पूरा साज श्रृंगार करके वहां पर बैठ जाती है और मोबाइल फोन में करवा चौथ की कहानी सुनकर वहीं पर पूजा करने लगती है। शुभी ने लाल साड़ी पहन रखी थी, इस बार तो मांग में सिंदूर भी डाल रखा था, मंगलसूत्र भी पहना था और रीति रिवाज के अनुसार जितना श्रृंगार उसे करना चाहिए था उतना उसने कर रखा था। उसने कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर रखा था ताकि कोई गलती से भी उसे ना देख ले। थोड़ी देर पूजा खत्म करने के बाद शुभी खड़ी होकर सारा सामान छुपा कर रख देती है। पूजा तो उसने कर ली थी, लगभग सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी की वह रस्म वह नहीं करना चाहती थी। चांद देखकर अगस्त का चेहरा देखकर उसके हाथों से पानी पीना। वो चांद देख लेगी, अगस्त का चेहरा भी देख लेगी, लेकिन उसे बताएगी नहीं कि उसने उसके लिए व्रत किया है, बिल्कुल भी नहीं बताएगी। क्या हो गया अगर अगस्त के हाथों से वह पानी नहीं पी पाई? वो अगले दिन व्रत खोल लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिन औरतों के पति उनके पास नहीं होते तो वो भी तो करवा चौथ का व्रत खोलती है अपने पति की तस्वीर से। सुबह भी वैसा ही कर लेगी। अगस्त का होना जरूरी तो नहीं इस व्रत में। रात के 11 बजे सुबह अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और उसने अपनी नॉर्मल नाइट ड्रेस पहन ली थी। उसने सारा साज श्रृंगार भी निकाल दिया था। सारी पूजा वो ऑलरेडी कर चुकी थी, तो अब उसके लिए सजे धजे रहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन चांद को देखना तो अभी बाकी था, इसलिए वह सबसे पहले नजर मारती है कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा। लेकिन वह देखती है कि सब लोग आराम से सो गए हैं, कोई भी जाग नहीं रहा। तो वह छुपते छुपाते छत के ऊपर टेरिस पर पहुंच जाती है। टेरिस पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कपड़े सूखने के लिए रस्सी पर डाले गए थे। छत पर पहुंचकर सुबह आसमान में देखती है। वह थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि चारों तरफ बादल छाए हुए थे। अगर चांद निकल भी आया तो शायद दिखेगा नहीं। सुबह गहरी सांस लेकर वहीं पर छत के एक कोने के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसका सर हल्का सा घूमने लगा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन था। वह स्क्रीन ऑन करती है, वहां पर अगस्त की फोटो थी। चांद तो निकला नहीं, तो वह पूजा कैसे करेगी? पूजा तो खैर उसे क्या ही करनी थी, पर कम से कम एक बार चांद का चेहरा देखकर अगस्त की फोटो देखने पर उसे तसल्ली हो जाएगी और उसका व्रत कंप्लीट हो जाएगा। फिर वह आराम से जाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि सुबह तक तो वह कुछ खा नहीं सकती थी और उसे जबरदस्त भूख भी लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो भूख के मारे मर ही जाएगी। उसे भी चक्कर आने लगे थे। फिर एक लास्ट स्टेप था जो उसे कंप्लीट करना था। कुछ देर तक शुभी चुपचाप वहीं खड़ी रहती है, ख्यालों में डूबी रहती है। उसे अपने पास्ट की बहुत सारी चीजें याद आती है, कुछ अच्छा वक्त, कुछ बुरा वक्त। अपने भाई के बारे में सोचकर तो अब भी उसका दिल कांप रहा था, पर अगस्त ने उसे अश्योर किया था कि वह पीयूष को ढूंढ निकालेगा। क्या अगस्त ने सुभी की मदद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसने अपने आप को उसे ऑफर किया था? अगस्त ने उसके ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी उसकी मदद करने को कहा। उसने कहा कि वह पीयूष को ढूंढ लेगा, लेकिन कहा कि वह उसे सही सलामत उसकी आंखों के सामने लेकर आएगा। पता नहीं क्यों, पर शुभी का दिल इस बार अगस्त पर भरोसा करने के लिए हामी भर रहा था। जो दर्द अगस्त ने उसे दिया था वह माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था।
शुभी कभी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अगस्त उसके साथ इतना गलत भी कर सकता है। वह उसके लिए उसकी फैमिली था और उसने शुभी की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसका दिल दर्द से भर आता है। फाइनली एक गहरी सांस लेकर शुभी भी जब वापस पलटकर जाने लगती तो अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। पीछे अगस्त खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। उसकी आंखों में भी इस वक्त वही दर्द दिखाई दे रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शुभी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वह अगस्त के बगल से चुपचाप जाने लगती कि तभी अचानक अगस्त जैसे खड़ा हुआ था बिल्कुल वैसे ही खड़ा होकर शुभी का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता, जिस वजह से शुभी के कदम रुक जाते हैं। दोनों अब भी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे, लेकिन अगस्त ने शुभी के हाथ को पकड़ रखा था। शुभी के दिल की धड़कन एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों इसी तरह से खड़े रहते हैं। उसके बाद वह दोनों ही पलटकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगस्त की आंखों में जो दर्द था वही दर्द शुभी की आंखों में भी था। पता नहीं क्यों अचानक शुभी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। शुभी की आंखों में आंसू देख अगस्त का दिल बेचैन हो जाता है। वह जानता था कि इन आंसू की वजह वही है। शुभी उससे नफरत करती है और उसे करनी भी चाहिए। फिर उसके लिए व्रत क्यों? डाइवोर्स के बाद भी क्या दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा बचा है? इस रिश्ते की कोई भी उम्मीद बची है? लेकिन अगर सच पूछा जाए तो कैसा रिश्ता? यह रिश्ता एक जबरदस्ती, एक झूठ है। अगस्त ने इस रिश्ते को जबरदस्ती झूठ शुभी पर थोप दिया था, अपनी ताकत, अपने जोर पर। अगस्त को एहसास था इस बात का कि उसने शुभी के साथ कितना गलत किया, लेकिन क्या वह कुछ बदल सकता है? ऐसा नहीं है कि सफर सिर्फ शुभी ने किया। अगस्त को भी बहुत तकलीफ हुई है, पर शुभी की तकलीफ के आगे उसकी तकलीफ कुछ भी नहीं थी। शुभी ने उसके दरिंदगी से भरा रूप झेला, वह चीज बर्दाश्त की जो किसी भी औरत को जीते जी मारने के लिए काफी थी, जो करने से पहले अगस्त ने एक बार सोचा तक नहीं। शुभी अकेली नहीं थी। उसके दिल में अगस्त के लिए फीलिंग थी। अगस्त के दिल में भी शुभी के लिए उतनी ही फीलिंग्स थी, पर उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। शुभी के सामने कभी गलती से भी नहीं जताया कि उसे कितनी फिक्र है उसकी, उसे कितना फर्क पड़ता है उससे, उसके जज्बातों से। उसके दिल में शुभी के लिए मजबूरी में ही सही, पर बार बार शुभी को हर्ट करना, उसका दिल तोड़ना, उसको दर्द देना, यह सब अगस्त इतनी बार कर चुका था कि अब उसे अपने आप से भी नफरत होने लगी थी। बहुत हिम्मत थी शुभी में जो इतना सब कुछ झेल लिया। कोई और होती तो अगस्त को अपने सीने में बहुत दर्द महसूस होता। शुभी को वो ऑलरेडी इतना रुला चुका था कि अब शुभी का एक भी आंसू उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था। दोनों एक दूसरे को इसी तरह से खड़े बस देखते रहते। शुभी वहां से जाना चाहती थी, पर अगस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया था। अगस्त शुभी को अपनी तरफ खींचता है। शुभी इससे पहले कि संभल पाती वह अगस्त की बाहों में, उसके मजबूत बाहों में गिर चुकी थी। अगस्त के मजबूत सीने से जाकर चिपक चुकी थी और अगस्त ने नाजुक से शुभी को अपनी बाहों में भरकर उसे गले लगा लिया था। अचानक अगस्त की इस हरकत से शुभी के अंदर का दर्द एकदम ट्रिगर हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो जाते। शुभी की आंखों से आंसू की बरसात की तरह बहने लगती है। वह हैरान भी थी, पर अजीब से दर्द में थी। अगस्त यूं ही कुछ देर तक शुभी को अपनी बाहों में भरकर रखता है। कुछ देर बाद दोनों के चेहरे थोड़ा पीछे करते हैं। अगस्त अपने माथे को शुभी के माथे पर टिका लेता है। दोनों आंखें बंद कर लेते। एक अजीब सी बेचैनी दोनों के बदन में दौड़ने लगती है। एक अजीब सा दर्द, एक दूसरे की जरूरत, सब कुछ, सारे इमोशन जैसे उभर के आ जाते हैं। कुछ पल के लिए तो वक्त ऐसे रुक जाता है, तो फिर थोड़ी सी तेज हवा चलती है और एक दुपट्टा सूखे हुए कपड़े से उड़कर उनके ऊपर आकर गिर जाता है। शुभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो अपनी आंखों के सामने उसे एक अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। अगस्त भी अपनी आंखें खोलकर शुभी की तरफ देखता है। शुभी देखती है कि अगस्त के चेहरे के ठीक पीछे आसमान में चांद चमक रहा है, जो चुनरी से दिखाई दे रहा है। अगस्त और चांद बिल्कुल दोनों शुभी की आंखों के सामने थे और शुभी उन दोनों को एक साथ देख रही थी। अगस्त अपना हाथ उठाता है, शुभी के आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछ देता है। वह उसके करीब था, बहुत करीब, पर अचानक ही पता नहीं क्यों शुभी को अगस्त का चेहरा धुंधला सा दिखाई देने लगता है। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी शुभी के चेहरे की इस अजीब सी बेचैनी के बदलते एक्सप्रेशन को देख अगस्त को समझ पाता। इससे पहले शुभी बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है और अगस्त उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। शुभी आधी रात को अयाना कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बाहर बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी, तो वहां पर खड़ी होकर हवा के मजे ले रही थी। नम्रता और अलीशा ऑलरेडी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक अयाना को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लेती है। चांद की रोशनी में वह देखती है कि गार्डन में कोई है, शायद 2 इंसान। कौन है यह लोग? गार्ड तो नहीं लग रहे थे।
थोड़ी दूर से आयाना उन्हें ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो फटाफट कमरे के अंदर आती है। अलीशा के पास एक छोटा सा टेलीस्कोप यानी कि छोटी सी दूरबीन थी। वह उस दूरबीन को लेकर वापस बालकनी में आती है और उसे लगाकर वह उन लोगों को देखती है। अब वह उन लोगों को काफी करीब और ठीक से देख पा रही थी। वह लोग गार्डन में खड़े थे। एक कबीर था जो उसकी तरफ पीट करके खड़ा था, पर कबीर के सामने एक औरत खड़ी हुई थी, पता नहीं कौन थी। आयाना थोड़ी कंफ्यूजन में उन लोगों को देख रही थी। वह औरत कबीर के सामने खड़ी रो रही थी। कबीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस औरत को कुछ देता है। वह औरत कांपते हुए हाथों से कबीर के हाथों से वह चीज लेती है और वह उसे लेकर अपनी तरफ करती है तो आयाना को दिखाई देता है कि वह एक लोटा है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अस्थियों का कलश है। अस्थियां वह लोटा जैसे ही वह औरत अपने हाथ में लेती है, लोटे को सीने से लगाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कबीर उसके सामने चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके फेस के एक्सप्रेशन आयाना नहीं देख पा रही थी, क्योंकि एक तो वह लोग बहुत दूर थे, ऊपर से कबीर उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। कबीर बस चुपचाप एक पुतले की तरह खड़ा हुआ था और औरत जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। कबीर ने उस औरत की अस्थियों का कलश दिया था। अस्थियों का कलश क्यों? क्या कबीर ने उसके किसी अपने को मार डाला? डैम, अगर सच में ऐसा हुआ है तो माय गॉड, बहुत ही भयानक नजारा है। आयाना हैरान थी, पर उसका गुस्सा कबीर के लिए बढ़ रहा था। वह औरत इस तरह जमीन पर पड़ी उस लोटे को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती है, पर कबीर वहां से चला जाता है। बालकनी की दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। उधर अगस्त सुबी के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। शुभी चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी और अगस्त अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था। शुभी अगस्त से बोली, जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से खाना खा सकती हूँ। अगस्त शुभी की बात पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए सिर्फ इतना बोला, अपना मुंह खोलो। अगस्त चम्मच में खाना डालकर शुभी के मुंह के करीब लेकर आता है। शुभी मना करने ही वाली होती कि अगस्त की आंखें एकदम से ठंडी हो जाती, जिसे देखकर शुभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह चुपचाप अपना मुंह खोलती और खाना खाती है। अगस्त शुभी को पेट भर के खाना खिलाता है और उसे पानी भी पिलाता है। शुभी को जैसे राहत की सांस आती है। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने सालों बाद उसने खाना खाया था। हालांकि वह एक दिन से ही भूखी थी, लेकिन वह एक दिन भी उसके लिए बिल्कुल एक साल की तरह लग रहा था। अगस्त ने शुभी से नहीं पूछा कि उसने व्रत रखा है या नहीं, और रखा है तो क्यों रखा है। समायरा ने उसे बता तो दिया था, पर उसने शुभी से पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह यह पूछकर सिचुएशन को और ज्यादा ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था। शुभी ने उसे नहीं बताया, इसका मतलब वह उसे नहीं बताना चाहती, और जब वह नहीं बताना चाहती तो जबरदस्ती उससे पूछने का कोई भी मतलब नहीं बनता। खाना खिलाने के बाद अगस्त प्लेट को साइड में रख देता है। वह शुभी की तरफ देखता है, जो चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अगस्त शुभी से बोला, सुबह से खाना क्यों नहीं खाया तुमने? तुम तो बोल रही थी कि मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ, फिर चक्कर कैसे आ गए तुम्हें? शुभी ने बस इतना कहा कि मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही आ गए। आजकल दिमाग भी तो इतना खराब रहता है, शायद टेंशन की वजह से। शुभी की बात सुनकर अगस्त कुछ सेकंड के लिए चुपचाप उसकी तरफ देखता है, फिर पूछता है, किस बात की टेंशन? शुभी अपना सर झुकाए हुए बोली, बहुत सारी बातें हैं, मगर फिलहाल तो मुझे सिर्फ अपने भाई की टेंशन है। आई होप कि वह ठीक हो और जल्दी हमें मिल जाए। अगस्त शुभी के हाथ पर हाथ रख के हल्का सा सरप्राइज करके उसे नरमाहट से भरी फीलिंग देता है। नरमाहट और सिक्योरिटी से भरी यह फीलिंग जो आज सुबह को काफी अरसे बाद महसूस हुई। अगस्त सुबह से बोला, मिल जाएगा, डोंट वरी, मैंने उसके पीछे बहुत से लोगों को लगा कर रखा है, आज नहीं तो कल हमें उसे ढूंढ कर निकाल लेंगे, चिंता मत करो, मैं अपना वादा पूरा जरूर करूंगा, उसे सही सलामत लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने। अगस्त की बात सुनकर शुभी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में सिंसियरिटी साफ झलक रही थी। वह नफरत नहीं थी जो पीयूष का नाम हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देता था। शुभी हिम्मत करके अगस्त से पूछ लेती है, और फिर तुम क्या करोगे उसके साथ? वह बेगुनाह है, ऐसा मैं मानती हूँ, मगर तुम उसे आज भी गुनहगार मानते हो ना? क्या तुम उसके आगे शुभी के गले से आवाज नहीं निकलती? अगस्त ने शुभी से साफ साफ कहा था कि जिस दिन वह उसे मिला वह उसे खत्म कर देगा। शुभी की बात सुनकर अगस्त को भी बहुत अजीब सी बेचैनी होती है। फाइनली वे एक गहरी सांस लेकर शुभी से सिर्फ इतना बोला, आई ट्रस्ट यू। शुभी अगस्त के मुंह से जैसे ही यह शब्द सुनती है चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में हैरानी शौक साफ देखा जा सकता था। अगस्त नजरें उठाकर शुभी की आंखों में देखते हुए बोला, आई ट्रस्ट यू, अगर तुम्हें लगता है कि वह बेगुनाह है, देन आई वॉन्ट यू बिलीव यू इन योर फेथ। शुभी हैरान थी, उसने यह एस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। क्या तुम अब उन्हें बेकसूर मानते हो? शुभी हिम्मत करके पूछती है। अगस्त कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सिर्फ इतना कहता है, शायद, पर मैं ऐसा मानना चाहता हूँ। आई रियली विश कि तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही निकले। आई होप कि तुम सही निकलो। अगस्त की आंखों में अजीब सा दर्द उतर आता है। शुभी हैरानी से बाहर निकलकर काफी नरमाहट के साथ अगस्त को देखती है। वह उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है। अगस्त शुभी की आंखों में देखता है। शुभी अगस्त से बोली, वो है
वो बेकसूर है, मैं जानती हूँ उन्हें, ट्रस्ट मी। अगस्त ने हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, आई डू। अगस्त के मुंह से यह सब सुनने को ना जाने वह कितनी तरस गई थी। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके गाल से लुढ़क कर टपकने लगते हैं। अगस्त सुबह के करीब आता है, वह उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, यह उसे बेचैन कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। अगस्त सुबह के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके आंसुओं को पोंछ देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, दोनों के चेहरे बहुत बहुत ज्यादा करीब थे। उसके बाद सुबह अगले ही पल अपने होठों पर अगस्त के कोल्ड और ठंडे होठों को महसूस करती है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। शुभी के बालों में उंगलियां डालकर उसके चेहरे को करीब कर अगस्त उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर करता है और बड़े ही प्यार से उन पर किस करने लगता है। पता नहीं क्यों अचानक वह अपना कंट्रोल खो बैठा और खुद को शुभी के सामने उसके करीब आने से रोक नहीं पाया। शुभी की आंखें बंद हो जाती हैं और अगस्त की भी। अगस्त शुभी की आंखों में आंसुओं वो उसके गाल भिगोते हुए महसूस करता है और सच पूछो तो उसके आंसू भी अब कंट्रोल से बाहर जाते हैं। जितना दर्द उसने शुभी को दिया था कि कोई किसी दुश्मन को भी ना दे। आखिर कैसे वह खूबसूरत से चेहरे से नफरत कर सकता है, कैसे इन खूबसूरत आंखों में आंसू लेकर आ सकता है, कैसे इस नाजुक से शरीर पर इतना जुल्म ढा सकता है। फूलों से भी हल्का शुभी का शरीर सिर्फ प्यार करने के लिए है, संभाल कर रखने के लिए, एकदम फूलों की तरह। और कितनी बेदर्जी से पेश आया वो, कितना जुल्म किया उसने। यह सोचकर ही अगस्त की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वह शुभी से माफी मांगना चाहता था, लेकिन क्या आई एम सॉरी यह 3 शब्द काफी होंगे? उसने जो दर्द उसे दिया है उसे भुला देने के लिए नहीं, काफी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। उसे तैयार रहना होगा अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतने के लिए, शुभी की दी हुई सजा को भुगतने के लिए। लेकिन इससे पहले अपना वादा पूरा करना होगा, पीयूष को ढूंढना होगा और यह पता लगाना होगा कि समायरा के साथ उस रात क्या हुआ। ऐना ट्रेडमिल पर भाग रही थी, वह पसीने में लथपथ अपने वर्कआउट पर पूरा जोर दे रही थी। वह डेविल का बच्चा उसे एक दिन का भी आराम नहीं देता, हर रोज उसका वर्कआउट तो बिल्कुल कंपलसरी था। यहाँ तक कि उसके यह जो 2 ट्रेनर थे वो उसे काफी कुछ सिखाते थे, फाइट के कुछ मूव्स। अब अयाना उन सब में काफी एक्सपर्ट हो गई थी, बहुत अच्छा फाइट करना सीख गई थी। यहाँ तक कि लगातार वर्कआउट करने से वह अपनी बॉडी में कुछ बदलाव महसूस करने लगी थी। उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा हॉट और सेक्सी हो गई थी, बिल्कुल शेप में आ गई थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी, उसके शरीर में पहले से ज्यादा चुस्ती फुर्ती और मजबूती आ गई थी। अयाना को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी उसे यह सब क्यों करवा रहा है। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अयाना अपने कमरे में जाती है, नहा धोकर आराम से फ्रेश होने के बाद वह नीचे आ जाती है। गौतम ने उसे बोला कि आज सब लोग ब्रेकफास्ट एक साथ करेंगे, इसलिए नीचे डाइनिंग हॉल में चली जाती है। कबीर ने पहले कभी उन लोगों को साथ में ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज काफी अजीब हुआ। यहाँ पर जाकर देखते हैं कि अलीशा नम्रता से पहले ही वहां पर पहुंच गई थी। गौतम बगल में खड़ा हुआ था और नौकर फटाफट डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी डिशेस लगा रहे थे। अयाना वहां पर पहुंचकर गौतम से बोली, क्या बात है, आज सब एक साथ खाना खाएंगे? आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है गौतम? गौतम ने खाना लगाते हुए बॉस ने कहा है कि आज वह आप सबके साथ बैठकर खाना खाएंगे, इसलिए बैठिए। गौतम अयाना के लिए चेयर पीछे करता है, अयाना जाकर चेयर पर बैठ जाती है। उसके बाद गौतम किचन में चला जाता है, अपने हाथों को चिन के नीचे रखकर नम्रता चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान के साथ जाते हुए गौतम को देख रही थी। उसे इस तरह से देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। गौतम तो उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा था और यह चीज किसी और को समझ आए या ना आए, अयाना बहुत अच्छे से समझ रही थी। जिन नजरों से वो गौतम को देख रही थी वह नजरें प्यार भरी थी, लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि उसने गलत इंसान से दिल लगा लिया। गौतम इंसान नहीं, बस कबीर के हाथों की कठपुतली है। नो डाउट कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका बॉस कभी उसे बुरा बनने को कहेगा तो वो पता नहीं क्या बन जाएगा। कबीर तो है ही बुरा, महाबुरा, बुराइयों का बादशाह। जब कभी अयाना को लगता है कि वह कबीर के बारे में कुछ अच्छा सोच सकती है, कबीर अच्छा भी हो सकता है, तभी वह उसे गलत साबित कर देता है। जब कबीर ने अलीशा के भाई का इलाज करवाया था तो उसके भाई से मिलवाया था, तो अयाना को लगा था कि कहीं ना कहीं कबीर के अंदर भी अच्छाई है, लेकिन नहीं, ये डेविल, ऑलवेज डेविल, और कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अयाना अपनी प्लेट में खाना रखते हुए नम्रता से बोली, आप सब भी खाओ। नम्रता तुरंत होश में आकर अयाना की तरफ देखती है, ऑकवर्ड होकर अपनी प्लेट लगाने लगती है। अयाना मुस्कुरा देती है। उसके बाद अयाना अलीशा की प्लेट लगाती है। तभी उन लोगों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो चलकर उनके पास आ रहा था। वह लोग पलटकर देखते हैं तो कबीर अपने फोन में कुछ देखता हुआ चलकर उनके पास आ रहा था। नो डाउट कि वह हमेशा की तरह बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था और उसके चेहरे का कोल्ड लुक और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। उस पर उसे भला पसंद करे तो कौन नहीं करे।
अयाना को तो वैसे ही उसकी शक्ल देखकर चिढ़ हो जाती है। वहां पर पहुंचकर कबीर ने सबसे कहा गुड मॉर्निंग। उसके बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। गौतम भी किचन से जूस का जग लेकर आया और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अलीशा ने मुस्कुराकर कहा गुड मॉर्निंग अंकल, यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे। कबीर ने अपने आप पर प्राउड करते हुए मुस्कुराकर कहा थैंक यू स्वीट हार्ट, आई एम बोर्न हैंडसम। कबीर का ऐसा सेल्फ ऑब्जर्वेशन आंसर सुनकर अयाना अपनी आंखों को रोल करके मुंह घुमा लेती है। ब्लडी फक बॉय, अयाना धीरे से बोलती है, पर कबीर सुन लेता है। फिर भी उसके चेहरे पर सिर्फ तिरछी सी नटखट वाली मुस्कान रहती है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन गौतम अपने हाथ बांधकर वहीं पर खड़ा रहता है। नम्रता गौतम की तरफ देखकर बोली तुम भी खाओ ना, हमारे साथ खाना खाओ। गौतम ने मना करते हुए कहा नहीं, आप सब खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। गौतम कभी कबीर के साथ खाना नहीं खाता था। गौतम कब खाना खा लेता था किसी को पता ही नहीं चलता। गौतम हमेशा सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सर्वेंट के साथ मिलकर खाना खाता था। कबीर अपनी प्लेट लगाते हुए गौतम से बोला गौतम बैठो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। गौतम ने कहा बॉस मैं ठीक हूँ, बाद में कर लूंगा। इतना कहते ही कबीर उसे घूर कर उसकी तरफ देखता है। मैंने कहा ना बैठो और ब्रेकफास्ट करो, नो मोर आर्ग्यूमेंट। गौतम आगे कुछ बोल नहीं पाता। अयाना गौतम की तरफ देखकर बोली तुम्हें क्या कम सुनाई देता है गौतम? अब तो तुम्हारा सो कॉल्ड बॉस ने भी बोल दिया, बैठो और खाना खाओ हमारे साथ। गौतम काफी ऑकवर्ड फील करता है। वह बैठ जाता है खाना खाने के लिए। वह पहली बार था कि वह कबीर के साथ बैठकर खाना खा रहा था। वह बैठता ही है कि नम्रता फटाफट से उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ गौतम की प्लेट लगा देती है। उसमें खाना रखने लगती है, उसके गिलास में जूस डालकर उसके सामने रख देती है। वह गौतम का खाना जिस तरह से रख रही थी, सब लोग उसे ही देख रहे थे। गौतम को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। कबीर नीचे देखकर अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लेता, उसके बाद फिर अपनी प्लेट के खाने पर फोकस करता है। इस लड़की ने लगता है ठान लिया है और कबीर यह सख्त लौंडे को पिघलाकर मानेगी। गौतम हल्का सा सर हिलाकर नम्रता से बोला थैंक यू। नम्रता की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। अलीशा कबीर की तरफ देखकर बोली डेविल अंकल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अलीशा की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। कबीर ने कांटा छुरी उठाकर प्लेट में लगे ब्रेकफास्ट को खाते हुए कहा बोलो लिटिल प्रिंसेस। अलीशा ने कहा मुझे बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि देखो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अलीशा अपने हाथों की उंगली को में छोटा करके इशारा करती है। कबीर मुस्कुराकर बोला तुम चाहे इतनी सी रिक्वेस्ट करो या कोई बहुत बड़ी, लेकिन पूरी करनी है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। बोलो क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? अलीशा ने बड़े प्यार से बहुत मासूमियत से कबीर की तरफ देखते हुए कहा मेरे फेवरेट हीरो अक्षय कुमार की मूवी लगी है, मुझे वह देखनी है। क्या आप हमें मूवी दिखाने के लिए चलेंगे प्लीज? कबीर ने मना करते हुए कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो गौतम उसका अरेंजमेंट कर देगा। तुम घर पर ही टीवी में मूवी देख सकती हो, लेकिन बाहर नहीं। अलीशा ने और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कबीर से कहा लेकिन मुझे बड़े से थिएटर, बड़े से पर्दे पर मूवी देखनी है, प्लीज ना अंकल प्लीज। उसके बाद अलीशा गौतम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती हुई बोली गौतम अंकल आप बोलिए ना, मुझको मूवी दिखाएंगे ना प्लीज। अलीशा की बात सुनकर अयाना अपनी आंखें रोल कर लेती है। वह भी किससे बोल रही थी? गौतम कबीर के सामने किसी चीज की रिक्वेस्ट के लिए बोल पड़े और यह तो मुमकिन ही नहीं। और उसका सोचना भी बिल्कुल सही निकला। गौतम कुछ नहीं बोल पाता और वह कबीर के सामने क्या बोल सकता था? उसका बॉस जो ऑर्डर देता है यहाँ पर वही चलता है। अलीशा कबीर की तरफ देखकर एक बार फिर से बोली अंकल आई लव यू ना, यू आर सो हैंडसम, सो डैशिंग, सो स्ट्रॉन्ग, योर हार्ट इज सो ब्यूटीफुल। मान जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। कबीर नजरें उठाकर अलीशा की तरफ देखता है। अलीशा टिमटिमाती आंखों से एकदम पप्पी जैसा फेस बनाकर बहुत बेचारी नजरों से कबीर को देख रही थी। वह इतनी क्यूट लग रही थी कि कबीर मना ही नहीं कर पाया। मक्खन लगाना बहुत अच्छी तरीके से आता है तुम्हें, ठीक है आज शाम को चलते। ये सुनकर अयाना हैरान और अलीशा खुशी से उछल पड़ती है। उसके बाद कबीर अपना फोन उठाकर कुछ करता है और फिर उसे वापस रख के खाना खाने लगता है। तभी गौतम के फोन में बीप का साउंड बजता है। गौतम फोन में चेक करता है तो कबीर का मैसेज था, जिसे पढ़कर उसके एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाते हैं। फिर दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और गौतम कबीर के बिना कुछ बोले ही उसका इशारा समझ जाता है। शाम को कबीर सबको लेकर थिएटर पहुंचता है जहां पर वह मूवी देखने लगे थे। अलीशा बहुत एक्साइटेड लग रही थी। हमेशा की तरह उसने एक खूबसूरत सी फ्रॉक पहन रखी थी। हाथ में इस बार उसकी सिंड्रेला नहीं थी बल्कि एक आइसक्रीम थी जिसे वह बड़े मजे से खा रही थी। इस वक्त गौतम ने उसे अपनी गोद में उठाकर रखा था। अयाना और नम्रता दोनों साथ साथ चल रही थी और कबीर उनके सबसे आगे चल रहा था। हमेशा की तरह अपने कोल्ड
इंटरमीडिएट ऑरा के साथ। जब से अयाना कबीर के घर में आई है तब से यह पहली बार था कि कबीर उन्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर आया। थैंक गॉड कि उस कैद खाने से, मतलब उस राजमहल कैद खाने से उन्हें बाहर निकलने का मौका तो मिला। अयाना ने कितने दिनों बाद जैसे बाहर की दुनिया देखी थी, उसे एक बहुत अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था। एक मिनट के लिए तो उसका मन कर रहा था किसी भी तरह से इन लोगों से बचकर भाग जाए। अच्छा खासा मौका है उसके पास, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अलीशा जो उनकी लोगों के पास है, अगर वह भाग गई तो डेविल का कोई भरोसा नहीं। गुस्से में आकर उसने अलीशा या नम्रता को कुछ कर दिया तो अयाना बहुत सॉफ्ट दिल की लड़की थी। खुद की आजादी वह दो मासूम की जिंदगियों के बदले में नहीं चुन सकती थी। जल्दी ही वो लोग थिएटर में पहुंच जाते। अयाना थिएटर में पहुंचकर देखती है कि पूरा का पूरा थिएटर खाली है। यह हम किसी गलत थिएटर में आ गए क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं आया, अयाना ने कंफ्यूजन में कहा। गौतम ने अयाना को जवाब देते हुए कहा, यह पूरा थिएटर हमने बुक किया, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। यह सुनकर अयाना की आंखें फट जाती और नम्रता की भी। नम्रता हैरान होकर बोली, इतना बड़ा थिएटर सिर्फ हम लोगों के लिए? कबीर आगे बढ़ता है और वहां पर मौजूद एक बहुत ही आलीशान चेयर पर जाकर आराम से फैलकर बैठ जाता है। जल्दी करो, मूवी शुरू होने वाली है। अयाना और नम्रता अपने सेट की तरफ आते हैं। गौतम अलीशा को सबसे कंफर्टेबल सीट पर आराम से बिठा लेता है। उसके बगल में नम्रता बैठी हुई थी। गौतम जब नम्रता के बगल में बैठता है तो नम्रता का दिल खुशी से उछलने लगता है। वह अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू रखती है। गलती से गौतम का हाथ नम्रता के हाथ से टच हो जाता है और ये महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नम्रता के गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए थे, जबकि गौतम का तो इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं था। वह तो अलीशा को आराम से कंफर्टेबल होकर बैठाने में बिजी था। अयाना कबीर की दूसरी तरफ बैठी थी, लेकिन उसे नम्रता वाली अलीशा वाली साइड जाना था, पर बीच में कबीर था तो वह जाने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन कबीर के पैर बीच में जाते। वह पैरों को हल्का सा मार कर उन्हें पीछे करने का इशारा करती। कबीर अपने पैरों को और भी ज्यादा आगे करके अयाना को अपने बगल वाली सीट की तरफ इशारा करता है, वह चुपचाप वहां पर बैठो। अयाना कबीर के बगल में नहीं बैठना चाहती थी। वह कबीर के पैरों को क्रॉस करके आगे जाने ही वाली थी। कबीर अयाना का हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींचकर उस कुर्सी पर हल्का सा गिरा देता है। अयाना शॉक होकर उसकी तरफ देखती है। कबीर ने कहा, आराम से बैठो, मूवी शुरू होने वाली है। अयाना इरिटेट हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि इसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दे, लेकिन औकात से बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, इसलिए वह अपनी औकात में आ जाती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में मूवी शुरू होने लगती है। अलीशा काफी एक्साइटमेंट होकर मूवी देख रही थी, जबकि नम्रता का ध्यान तो बार बार उसके बगल में बैठे हुए गौतम पर ही जा रहा था। उसके परफ्यूम की एकदम मर्दाना खुशबू उसे बेचैन कर रही थी, पागल बना रही थी, उसके अंदर की एक्साइटमेंट को बढ़ा रही थी। अयाना इरिटेट होकर कबीर के बगल में बैठी तो थी। कबीर भी अच्छी तरह से जानता था कि वह यहाँ पर नहीं बैठना चाहती, फिर भी वो ज्यादा गौर नहीं करता। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।